हेलो फ्रेंड्स, जियोग्राफी विद संगीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं खामोशी आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं और मेरे इस चैनल को जो लोग देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को शेयर कर दें, कमेंट कर दें और लाइक कर दें। इस चैनल में जो लोग भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम देखते हैं इतिहास को। इतिहास जानने के स्रोत हम पढ़ रहे थे, उसी के आगे देखते हैं इतिहास को। इतिहास जानने के स्रोत में पहला हम देखते हैं फैक्ट इसमें, पुरातत्व परंपरा की शुरुआत। पुरातत्व परंपरा की शुरुआत यूरोप से होती है। 1861 ईस्वी में डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में सीजे थॉमसन ने प्राचीन भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक, फिर देखते हैं पुरातत्व परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों। ये शुरुआत यूरोप से होती है 1816 ईस्वी में। 1816 ईस्वी में डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में सीजे थॉमसन ने प्राचीन भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने का काम शुरू किया। और यही कोपेनहेगन संग्रहालय में सीजे थॉमसन ने प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करने के बाद इन्होंने कहा कि और निर्णय लिया कि सीजे थॉमसन ने निर्णय लिया कि जो प्राचीन वस्तुएं जिस सभ्यता में खोजी गई हैं उसी सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। कोपेनहेगन संग्रहालय में जो शुरुआत किया था इन्होंने, तो सीजे थॉमसन ने कहा कि जो प्राचीन वस्तुओं मिली हैं उन्हीं वस्तुओं के नाम पर, उन्हीं वस्तुओं के जो हैं, इन्होंने कहा जो वस्तुएं बहुतायत मात्रा में मिली उस वस्तुओं को उन्होंने निर्णय लिया कि उसी वस्तुएं को जो है उसी सभ्यता का नाम दे दिया गया। पाषाणकालीन सभ्यता, लौहकालीन सभ्यता, ताम्रकालीन सभ्यता, सभी सभ्यताएं जैसे सैंधव सभ्यता, ये सब इसी वस्तुओं के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया। ठीक, आगे अगला फैक्ट हम देखते हैं। अगला फैक्ट है 1861 से पुरातात्विक स्रोत का प्रारंभ माना जाता है। तो कब से माना जाता है दोस्तों? 1861। पुरातात्विक स्रोत का प्रारंभ यही 1861 ईस्वी से माना जाता है। अन्य स्रोतों से अधिक प्रामाणिक ये स्रोत माना जाता है। कौन? पुरातात्विक स्रोत अन्य स्रोतों से प्रमाणित। अगला फैक्ट है मार्टिमर व्हीलर ने सर्वप्रथम पुरातत्व को एक इतिहास विषय के रूप में, कैसा? एक इतिहास विषय के रूप में इसको स्थान दिलाया था। तो किसने दिलाया था? मार्टिमर व्हीलर ने सबसे पहले सर्वप्रथम पुरातत्व को एक इतिहास विषय के रूप में, इसको एक इतिहास विषय का रूप कौन दिलाया था? यह स्थान को किसने दिलाया था? तो मार्टिमर व्हीलर ने दिलाया था। अगले फैक्ट को देखते हैं। प्रारंभ में पुरातत्व को प्रारंभ करने का श्रेय, पुरातत्व है इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो कनिंघम महोदय को दिया जाता है। कनिंघम महोदय जो है ये पुरातत्व को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, कनिंघम महोदय को। पुरातात्विक स्रोत सत्य घटना पर आधारित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी पूछता है। पुरातत्व जो है सत्य घटना पर आधारित होता है। ठीक, अगला फैक्ट है भारत में पुरातत्व के विकास को 100 वर्षों में लगभग देखा गया है। भारत में पुरातत्व के विकास को लगभग 100 वर्षों में देखा गया है। तो ये 100 वर्षों में किसने देखा है? तो सबसे पहले एच.डी. संकालिया। कौन आते हैं दोस्तों? एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया का पूरा नाम है, यह भी प्रश्न पूछ चुका है परीक्षा में। एच.डी. संकालिया का पूरा नाम है हंसमुख धीरजलाल संकालिया। इनका नाम पूरा है हंसमुख धीरजलाल संकालिया। तो एच.डी. संकालिया ने 1861 से लेकर, कब से दोस्तों? 1861 से लेकर 1961 तक, 1861 से लेकर 1961 तक
पूरा 100 वर्षों में पुरातत्व को देखा था। पूरा 100 वर्षों में 1861 से लेकर 1961 तक पूरा 100 वर्षों में एच.जी. संकालिया ने पुरातत्व को देखा था और इन्हीं 100 वर्षों को 3 भागों में विभाजित किया था। इस 100 वर्षों को कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में विभाजित किया था। किसने किया था? एच.जी. संकालिया ने किया था। तो 1861 में कनिंघम महोदय। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं इन 3 भागों में विभाजित किया था। तो पहला है 1861 से 1902, इन्हीं 100 वर्षों का विभाजन कर रहे हैं। 1861 से 1902। दूसरे में इन्होंने विभाजित किया 1902 से लेके 1944 तक, और तीसरा इन्होंने किया 1944 से 1960 तक। ठीक, इन्हीं तीन भागों में विभाजित किया था एच.जी. संकालिया ने। 1861 में दोस्तों, 1861 में कनिंघम महोदय भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक। ठीक, हम कनिंघम महोदय को किस रूप में और जानते हैं? तो इनको कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले अपने समय का गवर्नर, इनके समय के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। इनके समय के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था। किसने? सबसे पहले कनिंघम महोदय ने सबसे पहले अपने समय के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के समक्ष इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था, और लॉर्ड कैनिंग ने ही पुरातत्व विभाग की स्थापना की। आगे लॉर्ड कैनिंग ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की, और आगे चलकर 1866 में आगे चलकर ये समाप्त हो गया। और इसके आगे हम देखते हैं अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है कुछ वर्षों बाद 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम से एक स्वतंत्र विभाग स्थापित हुआ। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम से एक कैसा विभाग? एक स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया, जो कि एक नया विभाग बना। 1871 में पुनः सफलता मिली इसको। इस विभाग का निदेशक जो हैं, इस विभाग के महानिदेशक कनिंघम को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? महानिदेशक कनिंघम को बनाया गया, जो है 1871 में इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को जो सफलता मिली, तो इसके बाद महानिदेशक जो है कनिंघम को बनाया गया। आगे देखते हैं, कनिंघम के बाद जेम्स वर्सेज थे। कनिंघम के बाद जेम्स वर्सेज को महानिदेशक इसके बने, और 1902 में जॉन मार्शल इसके महानिदेशक बनाए गए। 1902 में जॉन मार्शल को महानिदेशक बना गया। जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल जो है पुरातत्ववेत्ता थे। ये कौन थे? पुरातत्ववेत्ता थे जॉन मार्शल। 1906 में लॉर्ड कर्जन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक स्थायी विभाग बनाया। तो किसने बनाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक स्थायी विभाग के रूप में बदल दिया था। इसमें एक स्थायी विभाग के रूप में लॉर्ड कर्जन ने इसको बदल दिया था, जो अभी तक किस रूप में था? एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित था। किसमें दोस्तों? एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जो ये 1871 में जो स्वतंत्र विभाग के रूप में इसको स्थापित हुआ था, जो कनिंघम ने बनाया था, जो कनिंघम उसके महानिदेशक बनाए गए थे। लॉर्ड कर्जन ने इस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्थायी रूप प्रदान किया या स्थायी रूप में बदल दिया, जो कि अभी तक ये स्वतंत्र विभाग के रूप में बना था। अगला है, हम देखते हैं पुरातत्व विभाग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जो है अभिलेख आता है। अभिलेख को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। अभिलेख आता है। दूसरा आता है सिक्के। तीसरा आता है प्राचीन स्मारक, मृदभांड और चित्रकला। अभिलेख को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, और अभिलेख के अध्ययन को
अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को, सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। ये न्यूमेरिस्मेटिक कहा जाता है। न्यूमेरिस्मेटिक या न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। सिक्के किस काल के हैं? सिक्के किस काल के हैं इसको जानने के लिए इन तिथियों का अध्ययन जो करते हैं, इन तिथियों का जो पता लगाते हैं, उन तिथियों को पता लगाने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं उसको पेलियोग्राफी कहते हैं। यानी किस काल के सिक्के हैं, किस काल के सिक्के हैं, इसी के अध्ययन को हम पेलियोग्राफी कहते हैं, जो कि प्राचीन तिथियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? प्राचीन तिथियों का अध्ययन किया जाता है। अभिलेख लगभग 2 भागों में विभाजित था। एक था राजकीय अभिलेख, दूसरा था निजी अभिलेख। तो राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख 2 भागों में अभिलेख को विभाजित किया गया था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभी हमने ऊपर देखा यहाँ पर अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहलाता है। जो विश्व का जो प्रथम अभिलेख है, जो विश्व का प्रथम अभिलेख जो है धौलावीरा को माना जाता है। विश्व का प्रथम अभिलेख जो है धौलावीरा के अभिलेख को माना जाता है, जहाँ से सिंधु लिपि में लिखा हुआ साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है जो सिंधु लिपि में लिखित है, परंतु वो पठनीय नहीं है, जिस कारण उसे सफलता नहीं मिल पाई। किसे नहीं मिल पाई? तो ये पठनीय न होने के कारण इसे जो है अधिक महत्व नहीं मिल पाया या अधिक महत्व प्राप्त नहीं कर पाया। इसीलिए जो है इस अभिलेख को जो है यहीं पे इसको समाप्त हो या अपना महत्व नहीं दे पाया। राजा या कोई विशिष्ट व्यक्ति जो होते थे उनका जो है अपना व्यक्तिगत जो विचार होते थे उसको जनता तक पहुंचाने का जो कार्य करता था वो अभिलेख करता था। और इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से वो अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी सफलता असफलताओं को वो जनता तक पहुंचाते थे। अपनी उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाने का कार्य करते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका अनुसरण कर सकें। आने वाली जो पीढ़ी है इसका जो है अपने जीवन में अनुसरण कर सके, अपने जीवन में उतार सके। आगे फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों, अगला फैक्ट है विश्व का सबसे प्राचीन लिपि सुमेरिया कीलाकार लिपि है। सुमेरिया का कीलाकार लिपि है। सुमेरिया का जो है कीलाकार लिपि है, यह 3000 ईसा पूर्व की है। कब की है? 3000 ईसा पूर्व की है। तो विश्व का क्या पूछा? विश्व का सबसे प्राचीन लिपि सुमेरिया का कीलाकार लिपि है। सुमेरिया का कीलाकार लिपि है विश्व का सबसे प्राचीन लिपि, जो कि कब का है? 3000 ईसा पूर्व की है। 3000 ईसा पूर्व की है। विश्व का सबसे प्राचीन सुमेरिया के अक्काड़वंशी शासक, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो सुमेरिया के अक्काड़वंशी शासक सारगोन द्वितीय। अक्काड़वंशी शासक कौन थे? सारगोन द्वितीय थे। अक्काड़वंशी शासक कौन थे? सारगोन द्वितीय थे। और जो कि 2370 ईसा पूर्व में का है। यह अभिलेख 2370 ईसा पूर्व का है। अगला फैक्ट है एनडीडी अलेक्जेंडर द्वारा पढ़ा गया था। यह अभिलेख किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो एनडीडी अलेक्जेंडर द्वारा पढ़ा गया था। इसमें सारगोन द्वितीय ये दावा करता है कि इसमें सारगोन द्वितीय दावा करता है कि हमारे बंदरगाह पर जो है मेलुआ किसको कहते थे? तो ये सिंधु सभ्यता को कहते थे। मेलुआ दिलमुन बहरीन द्वीप को कहते थे। दिलमुन किसको कहते थे? बहरीन द्वीप को कहते थे दिलमुन। तथा मगन किसको कहते थे? मकरान को कहते थे। मकरान के व्यापारी लंगर डाले रहते थे। इनके बंदरगाह पे लंगर डाले रहते थे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कौन दावा करता है? तो ये सारगोन द्वितीय दावा करता है कि हमारे बंदरगाह पे, जहाँ पे इनका बंदरगाह था, वहाँ पे मेलुआ यानी सिंधु सभ्यता के लोग
मिलवा के लोग, दिलमुन के लोग बैरिंदुप को कहते थे, और मगन यानी मकरान के लोग हमारे यहाँ क्या डाले रहते थे, लंगर डाले रहते थे, लंगर डाले रहते थे, ऐसा इनका कहना है। सारगुन द्वितीय ये दावा करता है। ठीक, यह मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा गया था। तो ये लेख कैसा मिला था, मिट्टी की। ये लेख पूछता है कि अक्काड़ वंशी शासक सारगोन द्वितीय का जो ये अभिलेख है, विश्व का सबसे सुमेरिया का अभिलेख, ये किस में था, तो मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखा गया था ये अभिलेख। ठीक, अगला फैक्ट है, आगे देखते हैं। मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख, ठीक, वो विश्व का है। ये मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन था, मध्य एशिया पूछा है क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख जो है, जो 1400 ईसा पूर्व का था। कब का था, ये 1400 ईसा पूर्व का। ये सन भी पूछ लेता है बोगज कोई अभिलेख का। तो ये बोगज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का जो है, इसमें उल्लेख मिलता है कि, इसमें उल्लेख मिलता है कि, क्या उल्लेख मिलता है, हित्ताइन तथा मित्ताइन, हित्ताइन तथा मित्ताइन नामक दो जातियों के बीच जो संग्राम होता है, उस संग्राम के परिणाम स्वरूप जो संधि होती है बाद में, इन दोनों के बीच में जो है युद्ध होता है, और युद्ध के बाद जो संधि होती है, उस संधि में जो गवाह के रूप में जिनको प्रस्तुत किया गया था, तो वो वैदिक देवताओं को प्रस्तुत किया गया था। वो वैदिक देवता गवाह के रूप में इंद्र को, मित्र को, वरुण तथा नाशत या नाशात भी कहते हैं, नासत, इन 4 वैदिक देवताओं को प्रस्तुत किया गया था। इन देवताओं को प्रस्तुत किया जाता है, इन वैदिक देवताओं के नाम इसी में मिलते हैं। प्रश्न भी पूछता है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासात जैसे वैदिक देवताओं के किस अभिलेख में नाम मिलता है, तो बोगज कोई के अभिलेख। बोगज कोई का अभिलेख कहाँ है, सीरिया में। कहाँ है, सीरिया में है। यह अभिलेख जो है ऋग्वेद की तिथि भी प्रमाणित करने में सहायक है। यहाँ से जो है ऋग्वेद की तिथियां भी यहीं से देखते हैं। वेदों की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, तो यही बोगज कोई के अभिलेख से मिलती है। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख, अच्छा भारत का, ये तो मध्य एशिया का अभिलेख था। ये विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख सुमेरिया का किलाकार लिपि सुमेरिया का अभिलेख है, और ये दूसरा मध्य एशिया का बोगज कोई अभिलेख। अब देखते हैं कि भारत का क्या पूछा है, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु सभ्यता के हैं। कहाँ से हैं, सिंधु सभ्यता के माने गए हैं, लेकिन ये कैसे हैं, अपठित है। ये कैसा है, अपठित है। सिंधु सभ्यता के अभिलेख जो है अपठित है। यह अभिलेख किसमें लिखे होते थे, ताम्रमृत भांडों में लिखे हुए मिलते थे। दूसरा है मोहरों पे लिखे मिलते थे, मोहर जो होते थे ठप्पा मारने वाले जो मोहर होते थे उस पे मिलते थे। तीसरे जो है पट्टिकाओं, ताम्र पट्टिकाओं, तांबे की पट्टिकाओं पे भी मिलते थे, और श्यामपट्ट में भी उत्कीर्ण मिलते थे। कौन से, यही सिंधु सभ्यता जो अभिलेख मिले हैं, ये इन्हीं चीजों पे से हमें साक्ष्य मिलते हैं, ये उत्कीर्ण मिलते हैं। भारत का पढ़ा जाने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। भारत का पढ़े जाने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख, भारत का पढ़े जाने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख जो है दिल्ली टोपरा। कौन सा अभिलेख है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा अभिलेख है सबसे प्राचीन अभिलेख। दिल्ली टोपरा भारत में पढ़ा जाने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्वेश्चन यही पूछता है कि सबसे पढ़ा जाने वाला भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा है, दिल्ली टोपरा का, दिल्ली टोपरा अभिलेख है। भारत में प्रथम पठनीय अभिलेख, ये भी क्वेश्चन पूछता है, भारत में प्रथम पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक के हैं। अशोक का माना जाता है सर्वप्रथम इन्हीं के अभिलेखों में 1837 में अशोक के अभिलेखों को ही सर्वप्रथम जो है अशोक के अभिलेखों को ही जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। किसने किया था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय 1837 में सफलता मिली थी। किसको, जेम्स प्रिंसेप को। अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को सर्वप्रथम इन्होंने ही पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा रहा हमें कमेंट करके बताना, और हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
कल फिर इसके आगे का वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।